लगभग 3000 से ज़्यादा बुक्स आप पब्लिश करवा चुके हैं। हाउ कम, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? सर ये बेसिकली पॉसिबल हो पाया मेरी डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की टीम की वजह से, जिसमें बहुत सारे राइटर्स, एडिटर्स, प्रूफ रीडर्स, इलस्ट्रेटर, डिज़ाइनर्स, हर कोई लोग हमारे साथ में है। घोस्ट राइटिंग एग्जैक्टली है क्या? घोस्ट राइटर्स का काम होता है वो ये है कि आपकी किताब को जिस भी वे में आप हमारे पास लेकर आएंगे उसको हम पूर्ण स्वरूप देकर मार्केट में मार्केटेबल बनाकर उसको लोगों के सामने रीडेबल बनाकर प्रेजेंट करेंगे विदाउट द यूज ऑफ एनी एआई और चैट जीपीटी। जो काम पहले लोग लाखों रुपए में करते थे, आज एआई 5000 10,000 में करके दे रहा है। इसके लिए मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा जब एआई आया था, एंड उस टाइम पर सब लोग बोल रहे थे एआई आ गया, राइटर्स की जॉब चली जाएगी, एडिटर्स को कोई नहीं पूछेगा। पर उस टाइम पे एज अ विजनरी मैं अपनी पूरी 1600 लोगों की राइटर्स की कम्युनिटी को गाइड कर रहा था और बोला था सब्र करो, संभलो, कुछ नहीं होगा, आप और बेहतरीन होने वाले हो। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई एक इंसान बहुत पॉपुलर हो गया, वजह कोई भी हो, लेकिन जैसे ही वो पॉपुलर होता है उसकी एक बहुत ही प्यारी सी किताब मार्केट में आती है और पूरी दुनिया दौड़ पड़ती है उसकी किताब को खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद इस इंसान ने अपने जिंदगी के वो रहस्य उस किताब में शामिल किया होगा जिसे पढ़ करके हम अपनी जिंदगी को भी बेहतरीन बना सकते हैं, शायद वही सेम लेवल ऑफ सक्सेस हम अचीव कर सकते हैं। ऐसा क्या होता है कि कोई भी एक इंसान पॉपुलर होता है, उसकी किताब मार्केट में आ जाती है? क्या वो सच में इतना टैलेंटेड होता है, या सच में वो एक इनबॉर्न ऑथर होता है कि पॉपुलर होते ही उसकी किताब मार्केट में आ जाए? देखो, अगर ये सवाल आपके माइंड में कभी भी आया हो तो इस सवाल का जवाब आज के इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है कंप्लीटली बेस्ड है घोस्ट राइटिंग के ऊपर। वो घोस्ट राइटर्स होते हैं जो उन्हें उनकी किताब को मार्केट तक लाने में मदद करते हैं और जिसके इर्द गिर्द वो इंसान अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा होता है। एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताऊं, सबसे पहले घोस्ट राइटर कौन हुए? आपके आराध्य, हमारे आराध्य, शायद आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, गणेश जी। गणेश जी पहले घोस्ट राइटर हुए और जिन्होंने महाभारत लिखी। अब आप कहोगे महाभारत तो व्यास जी ने लिखी। व्यास जी ने बोला है, लेकिन लिखने का काम गणेश जी ने किया और गणेश जी इसीलिए पहले घोस्ट राइटर माने जाते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर के आपके अंदर एक्साइटमेंट हो रही होगी कि यार घोस्ट राइटर असल में है क्या, ये कैसे काम करता है? और घोस्ट राइटिंग करने वाले लोग कहीं घोस्ट टाइप तो नहीं दिखते? नहीं, घोस्ट राइटिंग करने वाले राजेंद्र सोनी जैसे खूबसूरत लोग होते हैं, बड़े शानदार की क्वालिटी के लोग होते हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है, और मैं उन्हीं को आज आपसे मिलवाने लेकर आया हूं। तो राजेंद्र सोनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार दोस्तों। कमाल के इंसान है आप। आपसे जब मैं फर्स्ट टाइम मिला तो जो आपकी एनर्जी है, जो ऑरा है, आप जो हमेशा एंथुजियास्टिक रहते हैं अपने काम को लेकर के, ये सच में मतलब ऑसम लेवल का है। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि फ्रंट में आप तो इतने कमाल के दिखते हो, बैकएंड में काम करके आप कितने सारे लोगों के लिए कमाल का काम कर रहे हो, ये शायद आपको खुद भी नहीं पता। क्योंकि जो थोड़ी बहुत बातें मैं पढ़ी है आपके बारे में, जान पाया हूं, लगभग 3000 से ज़्यादा बुक्स आप पब्लिश करवा चुके हैं। 3000, इट्स रियली अ बिग नंबर। हाउ कम, ये कैसे पॉसिबल हो पाया? सर ये बेसिकली पॉसिबल हो पाया मेरी डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स की टीम की वजह से, जिसमें बहुत सारे राइटर्स, एडिटर्स, प्रूफ रीडर्स, इलस्ट्रेटर, डिज़ाइनर्स, हर कोई लोग हमारे साथ में है। एंड ये शुरू हुआ था मेरे दिमाग में 2015 में। 2015 में एक विजुअलाइजेशन मैं करता था उस टाइम पे, एंड मैं कहता था कि आंखें बंद करके कि हे महादेव, जब मैं अपनी जॉब को छोड़ूं तो तब तक मेरे पास में एक अपनी खुद की कम्युनिटी होनी चाहिए, और उस कम्युनिटी के अंदर राइटर्स हों, राइटर्स को अच्छा पैसा मिले, और मैं ऑथर्स की बुक्स भी लिखवा पाऊँ और उनको और भी कंटेंट राइटिंग के काम दिलवा पाऊँ, प्लस साथ साथ में इलस्ट्रेशंस और डिज़ाइनर्स के लिए भी मैं काम दिलवा पाऊँ, और प्रिंटिंग पब्लिशिंग के अंदर भी मैं अपनी मदद कर पाऊँ। वेरी नाइस। इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके शब्दों में समझना चाहूँगा कि घोस्ट राइटिंग एग्जैक्टली है क्या? घोस्ट राइटिंग कुछ ऐसा नहीं होता कि कोई घोस्ट है जो आपके लिए लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ऑल्दो मैंने एक किताब अभी लिखी है, हॉन्टेड घोस्ट राइटर, जो कि अवेलेबल है अमेजोन पे। एंड बेसिकली घोस्ट राइटिंग क्या होती है? घोस्ट राइटिंग में एक ऑथर है जिनके पास आइडिया है, उनके पास कुछ कंटेंट है, कुछ छुटपुट दिमाग के अंदर इधर उधर से आइडियाज आते हैं, पर वो
कभी भी अपनी किताब को कुछ कारणों की वजह से लिख नहीं पाते हैं। किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास में कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके पास में राइटिंग के स्किल्स नहीं होते हैं, किसी के पास में आइडियाज होते हैं पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इवन शब्दों में नहीं कर पाते कई बार। तो चौथा ये होता है कि वो अंदर से ना उनके रिजेक्शन की फीलिंग होती है कि यार अगर मैं लिखूंगा या लिखूंगी तो कहीं ये ना हो कि कोई बंदा जो उसको रिजेक्ट कर दे, कोई पढ़े ना, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, इंसल्ट ना हो जाए। पांचवा होता है कि बंदे के पास में लिख भी लिया, थोड़ा पार्ट भी कर लिया, सब कुछ लिख भी लिया, लिखने के बाद में उसको ये नहीं पता कि मैं इसको आगे कंप्लीट करके एक पूरी की पूरी किताब कैसे बनाऊं। तो हमारा घोस्ट राइटिंग का जो काम होता है, जो घोस्ट राइटर्स का काम होता है, वो ये है कि आपकी किताब को जिस भी वे में आप हमारे पास लेकर आएंगे उसको हम पूर्ण स्वरूप देकर मार्केट में मार्केटेबल बनाकर उसको लोगों के सामने रीडेबल बनाकर प्रेजेंट करेंगे विदाउट द यूज ऑफ एनी एआई और चैट जीपीटी। ये सच में कमाल है, ऑसम है। बट यहाँ पे सवाल है, विदाउट द यूज ऑफ एआई और चैट जीपीटी सब आप बोल रहे हो और मैं एआई एंड बिजनेस कोचिंग में हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि आज जो काम मतलब पहले लोग लाखों रुपए में करते थे, आज एआई 5,000 10,000 में करके दे दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप इस चैलेंजेस को कैसे टैकल कर पाते हो? इसके लिए मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा जब एआई आया था। राइट 2019-20 के अंदर इंडिया के अंदर एआई का एडवेंट हो गया था, अराउंड जब हमारा पैंडेमिक चल रहा था कोरोना के टाइम पे। एंड उस टाइम पर सब लोग बोल रहे थे एआई आ गया, राइटर्स की जॉब चली जाएगी, एडिटर्स को कोई नहीं पूछेगा, सब कुछ काम खराब हो जाएगा। पर उस टाइम पे एज अ विजनरी मैं अपनी पूरी 1600 लोगों के राइटर्स की कम्युनिटी को गाइड कर रहा था और बोला था सब्र करो, संभलो, कुछ नहीं होगा, आप और बेहतरीन होने वाले हो। कैसे? जो आज साक्षात आपके सामने है। आज आप जब एआई को ट्रेन करके कुछ लिखवाते हो उससे, तो वो लिखते हैं, आप उसको ये भी बोलोगे इमोशनल कंटेंट लिख दो, कुछ भी आप कीवर्ड देकर या उनको इनपुट देकर लिखवाते हो, तब भी जो कंटेंट आता है उसके अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे इंट्रिकेसी, इंटरमिटेंट, इंटरवीविंग। ये शब्द जो है हमारे सीबीएसई और हमारे जो इंडिया के जो सिलेबस है उसमें थे ही नहीं। तो उनका जो रीडर, जो ऑथर्स आते हैं, उनके जो रीडर्स होते हैं वो तुरंत पहचान लेते हैं कि भैया चैट जीपीटी से कंटेंट लिखा हुआ है, और चैट जीपीटी कंटेंट को वो इमीडिएटली रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनसे उनकी रेपुटेशन के ऊपर सवाल आती है। हमारे जो ऑथर्स हैं वो 9 to 5 जॉब भी करते हैं, बड़ी पोजीशंस पे हैं, वीपी हैं, सीनियर हैं, लोग हैं, प्लस उनके 5,000 करोड़ के बिजनेस हैं, 10,000 करोड़ के बिजनेस हैं। तो वो क्यों चैट जीपीटी को यूज करेंगे और अपने कंटेंट को और अपने रेपुटेशन को डाउन करेंगे? नहीं, यहाँ पे रेपुटेशन डाउन होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सच में एक क्वेश्चनिंग की बात है कि लाइक अगर चैट जीपीटी की बात करोगे तो इट रियली गिव्स अ गुड कंटेंट, एंड चैट जीपीटी इज नॉट द ओनली वे, क्लाउड, देयर आर अदर टूल्स एज वेल। तो आप बता रहे हो कि कुछ वर्ड्स की वजह से आप फ्लैग कर सकते हो, चीज़ें हो सकती है, बट एक इंसान जो ऑथर बनना चाहता है, उसके पास थॉट्स है, उसके पास माइंडसेट है, बस उसके पास राइटिंग स्किल नहीं है, तो कंटेंट तो कंप्लीटली उसका है। उसने चैट जीपीटी या अदर टूल्स का सहारा लिया है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग के लिए, नॉट फॉर द थॉट्स एंड आइडियाज। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो नहीं लगता ये कहीं से बुरा है, बट आपके अकॉर्डिंग मैं समझना चाहूंगा कि आप इसको कैसे देखते हो? हमारे पास जो ऑथर्स और क्लाइंट्स आते हैं वो 5 कारणों की वजह से चैट जीपीटी का कंटेंट नहीं चाहते हैं। राइट। पहला, क्योंकि उसके अंदर रेपिटेटिव वर्ड्स होते हैं जो वो लाइक नहीं करते हैं। राइट। दूसरा, उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो रोबोटिक होता है, उसके अंदर इमोशंस कम होते हैं। अगर इमोशंस होते भी हैं तो भी स्टोरीज जो होती है वो मैचअप नहीं कर पाती है, एक के बाद एक चैप्टर जो कनेक्ट नहीं कर पाता है, कुछ दिक्कत आ जाती है उसमें। तीसरी प्रॉब्लम उनको कहाँ पे आती है कि वो ये कहते हैं कि हमारे को जो भी काम करवाना है वो हमारे खुद के थॉट्स और आइडियाज़ हैं, उनको एनहांस करके हमको ह्यूमन राइटर से अपने सामने बैठकर उनको कॉन्स्टेंटली इंस्ट्रक्शंस देते हुए, उनके साथ वीडियो कॉल करके, उनके साथ लाइक टेक्स्ट के साथ शेयर करके मैसेजेस को उनको काम देना है। ये लेकिन आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होता होगा? लाइक कोई इंसान कह रहा है कि आप हमारे लिए बुक लिखो, तो आप उनको चेज करते रहते होगे, कभी वो टाइम नहीं दे पा रहे होंगे, आधी कहानी पूरी हुई, आधी अटक गई। कई बार 1-1 साल तक किताब लिखती ही नहीं जाती, 1-1 साल निकल जाता है। कई लोगों को 1.5 साल तक किताब लिखी नहीं जाती क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है। हमारे राइटर्स हमेशा रेडी हैं, हम आपको 3 महीने से 4 महीने का टाइम देते हैं अगर आप हमको प्रॉपर टाइम पे हमारे साथ कॉल पे आए, हमारे चैप्टर्स को रिव्यू करें, उसके फीडबैक दें, उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करें। अगर आप वो सब कुछ नहीं करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी किताब 1 साल, 1.5 साल के 10 साल भी चली जाएगी। तो आप गणेश जी जैसे
स्ट्रिक्ट मतलब घोस्ट राइटर नहीं बन पाते क्या? लाइक जैसे उन्होंने कहा था कि आपको 1 गो में पूरी बात हमें सुनानी है, तब हम गणेश लिखेंगे। जी तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनके सामने तो हम जीरो इंसान हैं, उनके सामने हमारी क्या औकात है, हम तो कीड़े भी नहीं हैं उनके सामने। पर गणेश जी का क्या सिस्टम था, जब उन्होंने वेद व्यास जी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया था ये महाभारत लिखने का, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं लड्डू भी खाऊंगा और साथ साथ में मैं जो आपको कॉन्टिन्यूसली महाभारत के बारे में बोलना है। हाँ, तो सर वो तो डिवाइन पावर्स हैं, कॉन्टिन्यूसली ना तो कोई बोल सकता है ना कोई इतने टाइम लिख सकता है, तो डिवाइन पावर्स उन्होंने कर लिया। बट हाँ, हमारे घोस्ट राइटर्स जो होते हैं वो बहुत टॉलरेंस रखते हैं अपने अंदर, बहुत पेशेंस रखते हैं, वो बार बार उनकी ऑथर्स की बात सुनकर उनको समझते हैं ताकि जो भी कंटेंट आए वो एग्जैक्टली उन्हीं का आए और उन्हीं की यूनिकनेस उसके अंदर है। जैसे कि अगर राजेंद्र सोनी ने किताब लिखी है तो राजेंद्र सोनी के जो आइडियाज हैं वो ऐसे लिखे जाएं कि जब उनके नॉन लोग भी पढ़ें उसको, जो उनको जानते हैं, हो सकता है उनके स्टूडेंट्स हों, उनके फैमिली मेंबर्स हों, रिलेटिव्स हों, ऑफिस के कोलीग्स हों, कोई भी पढ़े तो समझ जाए कि हाँ राजेंद्र सोनी ने ही किताब को लिखा है। ऐसा ना हो कि किताब लिखी है किसी और ने और उनको पता चल जाए उसका। तो ये चीज़ जो है, देखो इसमें कुछ हिडन भी नहीं है। आज के टाइम पर लोग बहुत बिजी हैं, सब जानते हैं एक्चुअली, ये इन्फॉर्मेशन का दौर है, एवरीवन नो कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। बट यहाँ पे एक सवाल है आपसे, मुझे लगता है कि यू आर द बेस्ट पर्सन हु कैन टेल मी। लाइक बहुत सारे पॉपुलर ऑथर्स हुए, लेखक हुए, और उनकी एक किताब हिट होती है और अचानक से देखो कि महीने महीने में उनकी नई नई किताब आ रही होती है। और ये मेरे को बड़ा सरप्राइज होता है कि एक बंदे को 12 साल लग गए एक किताब लिखने में, और अभी अचानक से महीने भर में उसकी किताब कैसे आ जा रही है? व्हाट वर्क्स बिहाइंड? हाँ, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। जब कोई इंसान जब उसका मॉरल जो होता है वो डाउन होता है, तो वो हर काम को, हर किसी एग्जीक्यूशन को, टास्क को धीरे धीरे एग्जीक्यूट करता है। जैसे ही आपकी ये किताब हिट होती है तो आप अपनी पुरानी पड़ी हुई सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स को बाहर निकालते हो और उनको 1 by 1, मंथ बाय मंथ अपना कंटेंट एनहांसर को देकर लॉन्च करवाते जाते हो। ओके, कंटेंट एनहांसर लाइक कि आपने लिख रखी है एंड आपने किसी को दिया कि इसे अगर और बेटर बना सकते हो तो उसको आप एक और वर्ड दे सकते हैं, डेवलपमेंटल राइटर। ओके, मतलब आपने पूरी प्लॉटिंग कर दी है, एक मतलब 90% काम ऑलरेडी डन है, 10% उसको किसी और से डेवलप करवा के उसको पूरा स्वरूप देकर आपके पास क्योंकि टाइम नहीं है तो आप उसको पूरा बुक को वहां से करवा रहे हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पूरी दुनिया करवाती है। वेरी नाइस। तो यहाँ पे समझना चाहेंगे कि एक घोस्ट राइटर की सर्विसेज किन किन लोगों को लेनी चाहिए? घोस्ट राइटर की सर्विसेज उन सबको लेनी चाहिए जो पूरे के पूरे अपने 12 घंटों में से, दिन में अगर आप 12 घंटे भी काम करते हो, उनमें से आधा घंटा भी निकाल नहीं पाते अपनी राइटिंग के लिए। दूसरा, उनको लेनी चाहिए जो कि लाइक लिखना चाहते हैं पर लिख नहीं पाते, क्योंकि हर किसी के पास में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स नहीं होते और ये सबको समझना चाहिए। बट हाँ, किताब लिखने का मन उनका भी होता है, तो उनके पास में आइडियाज़ हैं, उनके ही आइडियाज़ हैं। वो आइडियाज़ अगर वो नहीं यूज़ करेंगे तो वो उनके साथ चले जाएंगे। सो ट्रू। उसको लिखो, नहीं लिख सकते तो लिखवाओ, कुछ भी करके एग्जीक्यूट करो और काम करो और अपनी बुक को मार्केट में लेकर आओ। बट सच तो ये भी है कि आज अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि हर दिन सैकड़ों किताबें निकल रही है, हर दिन, मतलब हर घंटे कोई ना कोई एक किताब पब्लिश हो रही है पूरी दुनिया भर में। तो इतनी किताबें आ रही हैं, क्या सच में ये किताबें पढ़ी जा रही हैं? आपके पास क्या डेटा है, क्या एनालिटिक्स है कि ये जो लोग आपसे किताबें लिखवाते हैं, आपने बोला कि 3000 बुक्स हमने लिखवा दी, तो आपको क्या लगता है ये 3000 किताबें बिकी भी या बस लिखा गई? मैं आपको एकदम सच्चाई बताऊंगा पूरी मार्केट की। 3000 किताबें हों या जितने भी, अगर मैं 100 किताबों की बात करूं जो पब्लिश हुई हैं ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो डिपेंड करता है पहले तो उनके निश के ऊपर, कौन सी कैटेगरी के ऊपर लिखी गई हैं। दूसरा, वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर जो कंटेंट है वो ट्रेंडिंग है कि नहीं है। ट्रेंडिंग कंटेंट बहुत चलता है, ठीक है। थर्ड है, अगर वो फिक्शन पे लिखा गया है तो जो फिक्शन की जो स्टोरी है, क्या वो ऐसी स्टोरी है जो मूवी में कन्वर्ट हो पाए, तो वो बहुत चलेगी, ठीक है। चौथा है कि अगर वो ऑथर ऑलरेडी फेमस है, वो कोई इन्फ्लुएंसर है, तो उसकी किताब बहुत जल्दी बिक जाएगी। तो ये सारे कारण होते हैं कि किताब जल्दी बिकने के। बट हाँ, किताब ना बिकने के जो कारण होते हैं वो मोस्टली वहीं पे आते हैं जहाँ पे जो ऑथर खुद है उसका खुद ही किताब लिखने के बाद में वो उसके लिए कुछ करते नहीं है। इवन मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ ऑथर को कि आप किताब लिखने के टाइम पर, जब आप लिख रहे हैं या अगर लिखवा भी रहे हैं, तो आप उसकी स्टोरी मार्केट में शेयर करना शुरू कर दो। जस्ट लाइक यू रिलीज अ ट्रेलर बिफोर अ मूवी ना, इन द सेम वे यू स्टार्ट शेयरिंग द कंटेंट ऑफ द स्टोरी लिटिल बिट, कीपिंग सम क्यूरियोसिटी ओवर देयर इन द मार्केट। उससे क्या होगा कि जो आपके लोग हैं वो धीरे धीरे ऑडियंस बननी शुरू हो जाएगी,
वो ऑडियंस डेवलप हो जाएगी। जब तक आपकी किताब की प्री लॉन्च होगी, लॉन्च होगी आगे जाकर, तो आपकी सेल्स भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्री प्रोडक्ट मार्केटिंग। ग्रेट, मतलब यू शुड बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड अराउंड योर बुक। यस, ठीक है, लाइक आप सोशल मीडिया पे अपनी एक बेटर पोजीशनिंग कर सकते हो, अपनी वो अथॉरिटी दुनिया को दिखाना शुरू कर देते हो कि यस आई एम कमिंग विद द बुक, एंड व्हेन यू से आई एम द ऑथर, आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है। एंड इट डजेंट मैटर हु हैज़ रिटन द बुक फॉर यू, बट द कंटेंट इज योर्स, इट मीन्स इट्स ओरिजिनल, यू आर ऑनेस्ट। Yes, राइटिंग कैन बी completely original, yeah. है ना। अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनके पास थॉट्स बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे थॉट्स होते हैं। मतलब वो जब आपसे बातें करेंगे तो आपको लगेगा यार क्या कमाल की बातें करता है ये। और वैसे इंसान की कहानी अगर दुनिया तक पहुंचानी है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली घोस्ट राइटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऑसम। पता है मैं एक्चुअली गांव से बिलोंग करता हूँ, तो कई बार क्या होता था कि मैं रात में सोता था तो सपने में बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ चलती थी, मतलब फैंटेसी वाली कहानियाँ। अब पता नहीं क्यों चलती थी, कहीं कुछ सुन लेता था, कुछ देख लेता था तो चलती होगी, लेकिन जब सुबह उठते थे तो उसकी हल्की मेमोरी रहती थी। लगता था कि यार काश ये डॉक्यूमेंट हो जाता ना, पूरी कहानी याद आ जाती ना। बहुत मतलब प्रेशर डालने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी वो आ नहीं पाती थी। लेकिन आप इसी डोमेन में हो, आप अल्टीमेटली बुक राइटिंग एंड ऑल बाकी सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो। मेरे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी, मेरे पास वो आइडियाज़ नहीं थे, तो मैं छोड़ देता था। आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता? क्योंकि इतना सोचते रहते हो, कभी इस क्लाइंट के बारे में सोच रहे हो, कभी दूसरे के बारे में, कभी तीसरे के बारे में, पूरा जगल होकर के कोई नई कहानी बन जाती होगी। बहुत कुछ चलता होगा दिमाग में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो आपके साथ कैसे होता है? सबसे पहले तो मैं अपने जो माइंड को फोकस रखता हूँ, कैसे रखता हूँ, आंखें बंद करता हूँ, और अगर मुझे कोई किताब के ऊपर लिखना है तो मैं उसके बारे में, उसका आइडिया को अपने सेंटर में रखेंगे, उस पर ग्रीन कलर का टिक मार्क लगाएंगे, और आसपास की सारी बातों को रेड कलर का क्रॉस मार के क्लोज कर देंगे। हम बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे। ये कई सालों से करता आ रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत सारी क्लटर होते हुए भी सबको साइड पे करके एक चीज़ पे कहीं पे भी बिना आंखें बंद करे भी आजकल फोकस कर सकता हूँ, बिकॉज ये मेरे हैबिट में, इमोशन में निट हो गया है। कभी आइडिया क्लैश नहीं होता कि दो चार अलग अलग लोग आए और उन्होंने बोला कि अपने को किताब लिखानी है, तो आपको नहीं लगता कि यार ये भी तो ऐसा ही सोच रहा है, ये भी तो ऐसा ही सोच रहा है? अभी तक मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। जब मैं किसी एक टॉपिक की बात करता हूँ या किसी इस राइटर से बात कर रहा हूँ, उससे कर रहा हूँ, तो मोस्टली जो हमारे आइडियाज़ होते हैं वो एकदम सटीक रहते हैं, क्योंकि हम उसके लिए ग्रुप लॉन्च कर देते हैं और वहाँ पे सब कुछ डिस्कशन होती है। हाँ, अगर एक ही दिन के अंदर मैं 5 लोगों से बात कर रहा हूँ, जैसे कोई नए ऑथर आए हैं और उनकी मैंने 5 की स्टोरी सुन ली, तो उसके बाद में छठे के साथ में मेरे को भी परेशानी होती है कि ये क्या बोल रहा था, अगर मैं उसको नोट डाउन नहीं करूंगा तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप उसको। सो यू जॉट डाउन द थिंग्स एंड जॉट डाउन द थिंग्स, वी हैव टू डू दैट। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट भी कुछ रखते ही होगे? रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, टेक्स्ट पे ले लेते हैं, ऑडियो मैसेजेस व्हाट्सएप पे ले लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वेरी नाइस। यहाँ पे हम समझना चाहेंगे कि आप हर तरीके की किताबें लिखवा रहे हो, लाइक आप देखा जाए तो फिक्शन, नॉन फिक्शन सब कर रहे हो, लेकिन आजकल एक दौर है एकेडमिक्स में भी घोस्ट राइटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। कहीं को अपने पीएचडी के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, और भी बहुत सारी रिसर्च आर्टिकल राइटिंग, थीसिस राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग सब चल रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें भी आप करते हो या ये नहीं करते? नहीं, हम ये नहीं करते हैं। ये नहीं करते? नहीं, हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम जो है वो सिर्फ लिमिटेड है आपका फिक्शन बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स, autobiographies, learning experience, and some type of academic books, not all of them, because we don't have, if we don't have expertise in that particular subject and we don't have a writer for that, we won't be able to give you that content. So, यहाँ पे जैसा आप सुन पा रहे हो राजेंद्र सोनी सर को, आपके माइंड में एक चीज़ चल रहा होगा कि यार मेरे को भी अपनी किताब लिखनी है, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो, ही कैन हेल्प यू। लेकिन आप में से कई सारे ऐसे भी तो लोग होंगे जो हमें सुन रहे होंगे और उन्हें लगता होगा मैं लिख तो बहुत अच्छा पाता हूँ, लेकिन कभी मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे हमारी किताब पब्लिश हो सके। आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, तो भी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ यू। लाइक जिनको लिखवानी है उनके लिए ये लिखने की सर्विस देंगे, और जो लिख सकते हैं उनके जरिए उनकी किताब ये लिखवा सकते हैं। दोनों को ये बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्ड करके काम करवा सकते हैं। ये सच में कमाल है, मतलब कितनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं आप, सोच के देखो ना। लाइक मैं तो वही सोच रहा हूँ, जैसे आपने शुरुआत करी कि अगर किसी एक इंसान को अपनी बुक लिखवानी है, मान लो कि मैं तो अभी उस लेवल पे नहीं हूँ, बट फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि एक बिजनेस ओनर है जिनकी करोड़ों की टर्नओवर है,
लेकिन उनके मन में कहीं एक है थॉट कि यार मेरे को अपनी किताब लिखनी है, टाइम नहीं है। बिल्कुल टाइम नहीं। लेकिन मन में है कि लिखनी है, टाइम नहीं है। अब वो सोच रहे हैं कि अगर मैं आधे घंटे लिखने बैठूंगा और आधे घंटे में क्लाइंट डीलिंग कर लूं तो शायद करोड़ों का डील क्लोज हो जाए। यस। तो इस चक्कर में वो छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो घोस्ट राइटर्स का सहारा लेते हैं। 10-10 साल से किताबें नहीं बनती उनकी। हाँ, ये सच में औसम है कि मतलब आप कैसे हेल्प कर पा रहे हो उनकी, कि वो उनके मन में थॉट्स था। अब आप, मुझे तो लगता है कि अब एक घोस्ट राइटर है, अब हो सकता है उन्होंने उसको बुला लिया अपने पास, आओ 2-4 दिन मेरे ही साथ रह लो, अब घूमो। हाँ जी, ऑन साइट भी करते हाँ, हैं। ऑन साइट घूमो, बैठो मेरे साथ, मैं जो कर रहा हूँ देखो, महसूस करो व्हाट एग्जैक्टली आई एम। और उसके बाद फिर वहां से जो रॉ चीजें लेके आते हो ना, उसको थोड़ा सा फैब्रिकेशन के साथ एक प्रॉपर लॉन्चिंग करके जब आप दुनिया तक पहुंचाते हो, सच में कमाल होता है। और ये सच में मेहनत वाला काम है, आसान नहीं है। लोगों को लगता है कि आसान है, बट है नहीं, बहुत मेहनत लगती है इसमें। आपके खुद के थॉट्स हैं, आप लिख रहे हो, दैट्स फाइन। मतलब दूसरे के थॉट्स को उसी के रूप में समझना है और उसी के रूप में दुनिया तक पहुंचाना, इट इज अ बिग चैलेंज। यस। बट द क्वेश्चन इज दैट कि आज के दौर में कंपटीशन इतना बढ़ गया है इस मार्केट में कि लोग 4 रुपए 5 रुपए पर वर्ड के हिसाब से भी लिख रहे हैं। अगर मैं आपकी जेन्युइनली बात करूं तो जहाँ तक मैं देखता हूँ आपके साथ हर तरीके के क्लाइंट्स हैं, बट प्रीमियम पोजीशनिंग आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को मैंने देखा है। 2-3 किताबें मैंने देखी, आपकी पढ़ी, तो द वे यू हैव रिटन द थिंग्स, वो जेन्युइनली, जैसे ही आप शुरू में बोला कि एआई नहीं है, तो वो फील है उसमें, दैट इज नॉट रिटन बाई एआई। तो ये पॉसिबल मुझे नहीं लगता कि 4-5 रुपये पर वर्ड के हिसाब से आप काम कर पाते हो। आप कैसे करते हो एक्चुअली? हमारा जो टॉप का राइटर है, हाँ, उसका चार्ज है 55 रुपीज पर वर्ड। 55 रुपीज पर वर्ड। एंड हमारे प्रीमियम क्लाइंट जिनके लिए वो काम कर रहे हैं अभी, वो फॉरेन कंट्रीज में है सारे, एंड ऑल्दो दे आर गेटिंग पेड इन पाउंड्स एंड डॉलर्स एंड देन कन्वर्टिंग इनटू इंडियन करेंसी, तब 55 रुपये आते हैं। उसके अंदर वो जैसे कोई ब्लॉकचेन की स्टार्टअप है, उनके फाउंडर के लिए बुक लिख रहे हैं, तो उनको अच्छा पैसा मिलता है। ऐसे ही कोई और भी बड़े बड़े फाउंडर्स जो होते हैं, उनके लिए किताब जब लिखी जाती है एंड फॉरेनर्स होते हैं, तो वो अच्छा पैसा देते हैं। मतलब 1 लाख वर्ड्स की किताब है तो 55 लाख रुपए, 55 लाख रुपए देते हैं। मतलब इट्स अ बिग नंबर। नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज सी एक्चुअली में क्या होता है कि सपोज कीजिए कि आपका जो बिजनेस है वो है 20,000 करोड़ का, हाँ, और आपके लिए 55 लाख रुपए क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। बट सबसे बड़ी बात ये है कि वो बुक जो आएगी, वो जो अथॉरिटी क्रिएट करेगी मार्केट में, वो सच में वो कैसे बनेगी? आप सोचिए ना, उसमें क्या होता है, पूरा गहराई में बताता हूँ। देखिए, क्रिप्टो करेंसी की एक बड़ी कंपनी है या ब्लॉकचेन की कंपनी है, उसका फाउंडर है, उसने उसके अंदर अपने कंपनी का वाइट पेपर प्लान डाला हुआ है। वाइट पेपर प्लान जो होता है ना, उससे किताब की वैल्यू बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो किताब जो है सारे के सारे इन्वेस्टर्स के पास जाएगी, उसके बेसिस पे वो क्रिप्टो करेंसी वहाँ से बाई करेंगे, उससे उनके साथ डीलिंग करेंगे। तो सोचो ना किताब की वैल्यू कितनी तो ज़्यादा बुक में ही उन्होंने व्हाइट पेपर इंसर्ट कर दिया। ओके, ग्रेट। मतलब दिस इज हाउ यू पीपल आर चार्जिंग, दैट्स ऑसम। बट ऑन एन एवरेज क्या टिकट साइज रहता है लगभग? नॉर्मली जो है वो 10 रुपीज़ पर वर्ड, 15 रुपीज़ पर वर्ड, ऐसे रेट रहता है। एंड वो डिपेंड करता है कि जो ऑथर्स हैं उनको कितने एक्सपीरियंस का राइटर चाहिए। सपोज किसी को अगर 20 ईयर्स के एक्सपीरियंस का राइटर चाहिए तो उसको हम 15 रुपीज़ 20 रुपीज़ तक भी चार्ज करते हैं। बट अगर किसी को जो है कम का चाहिए, कि हमको 7 ईयर्स 8 ईयर्स का चाहिए, तो उनको हम 10 रुपीज़ में दे देते हैं। कुछ लोग और भी आते हैं जो बिल्कुल एकदम स्टार्टिंग सेगमेंट के होते हैं, तो उनको हम 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ में भी देते हैं। वेरी नाइस। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज है एक उस इंसान के लिए जो अपनी किताब लिखवाना तो चाहता है, लेकिन वो राइट पर्सन फाइंड नहीं कर पा रहा कि उसके लिए राइट घोस्ट राइटर कौन हो सकता है। अब लोग उनके पास पहुंचते हैं तो कोई 4 रुपये पर वर्ड बोल रहा है, कोई 10 रुपये बोल रहा है, कोई 50 रुपये भी बोल रहा है। अब बंदा कंफ्यूज हो गया, उसे समझ में ही नहीं आता कि क्या चीज़ें मुझे मिलने, मार्केट का रेट क्या है। हाँ, अब कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मुझसे जेन्युइनली चार्ज किया जा रहा है या मुझे लूटा जा रहा है। अब इस चीज़ को आप कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हो, उनको हेल्प कैसे करते हो इस चीज़ को? इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, 5 स्टेप्स में बता दूंगा पूरा, ठीक है? राइट। हाउ टू फाइंड अ घोस्ट राइटर हु इज चार्जिंग यू करेक्टली एंड ऑल्सो their content is good for you. Number 1, when you are talking for the first time with the ghostwriter, that person is able to understand your things properly. You will be able to understand that thing when you are talking with them. आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही कि वो बंदा जो है मेरे से जो है जब बात कर रहा है वो ढंग से समझ रहा है, नहीं समझ रहा मेरी बात को। मतलब फर्स्ट गो में आपकी बात आपको 6th सेंस में समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मेरे काम आने वाला नहीं आने वाला। पहली नंबर ये है, क्योंकि देखो जो भी बुक लिखवा रहे हैं, बुक कौन लिखवाते हैं? बुक वो लोग लिखवाते हैं जो अपने सारे काम सब कुछ चीजें कर चुके हुए हैं, उसके बाद में सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं
सो ट्रू। हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग जो होती है ना, वो लोग बुक में आते हैं। तो अगर आप भी उसमें से एक हैं तो आपको भी अपनी बुक करनी चाहिए। तो अब क्या होता है, स्टेप 2 के अंदर आ जाइए। स्टेप 2 के अंदर जो घोस्ट राइटर है वो उनको समझ कर उनको बोलता है कि ठीक है, मैं आपको 2 से 3 दिन के अंदर प्रॉपर एक डेमो दूंगा या दूंगी। जब वो आपको डेमो प्रोवाइड करते हैं, आप उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में आपको लगता है कि हाँ, ये जो फ्लो है कंटेंट का और ये जो सब कुछ लिखा है ये मेरे मतलब का है पूरा, एग्जैक्टली ऐसे लग रहा है जैसे मैंने लिखा है पूरा का पूरा और मुझे यही चाहिए था, तो फिर आपको उसको जो उसका अमाउंट है पे करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। रीजन क्या है, दैट पर्सन इज फाइन। हाँ, टेस्टिंग कर दी आपने पूरी, इसके अलावा आप क्या करोगे? फिर वो आपको जब ये डेमो कंप्लीट हो जाता है आपका, उसके बाद में वो आप उसको बोलते हो आगे कि इसको इम्प्रोवाइज करना आगे। तो आप जब बुकिंग के बाद में उसको इम्प्रोवाइज करवाते हो तो इम्प्रोवाइज करने पे उसको कोई हिचकिचाहट नहीं है, उसको अंदर टॉलरेंस लेवल है, आपकी वेट कर रहे हैं। तो इस टाइप के काम के लिए आप उनको अच्छे पैसे दे सकते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। हाँ, मतलब फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क यू कैन डेफिनेटली पे, दैट्स ग्रेट। डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड सी आल्सो डिपेंड्स ऑन द बजट ऑफ द पर्सन। राइट, पर्सन का अगर बजट कम है तो आपको उस तरीके के ही लोग मिलेंगे, दैट्स द सिंपल। बिल्कुल, जैसे आप करो, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सो ट्रू। बाय द वे, यहाँ पे एक और चीज़ चाहेंगे कि अगर कोई घोस्ट राइटर बनना चाहता है, जैसे आपने इनके लिए तो 5 स्टेप्स बता दिए कि आपने क्या क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके लिए राइट फिट है कि नहीं। अगर कोई घोस्ट राइटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? देखो, घोस्ट राइटर बनना जो है बहुत आसान बात नहीं है। ये बहुत गहन चिंतन वाला विषय है और इसको बनने के लिए टाइम लगता है अच्छा खासा। हमारे पास में जो घोस्ट राइटर्स हैं, जब ChatGPT नहीं आया था उससे पहले मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ राइटर्स को, तो बहुत पहले, कई सालों पहले से, तो मुझे 25 साल इस फील्ड के अंदर हो गए। और जो मेरे पास राइटर्स हैं उनका 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का भी एक्सपीरियंस है और बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस में भी काम कर रहे हैं और हमारे लिए रिमोटली भी काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, रिमोटली भी है, इन हाउस भी है, सब है। तो घोस्ट राइटर बनने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि सबसे पहले आपको जो अंदर से क्रिएटिविटी है वो आनी चाहिए, आपके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप घोस्ट राइटर नहीं बन सकते, क्योंकि क्लाइंट आपको कई तरह की चीज़ें बोलेगा, आगे से कई तरह के इनपुट्स देगा। अगर आप उनको अच्छे से ऐड नहीं करोगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप बीच में काम छोड़ दोगे, सारा का सारा डील खत्म हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, पेशेंस के साथ साथ में आपको मेहनत करनी है उसमें। आपको टूल्स का कम से कम यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके उसके अंदर इनपुट डालने हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि टूल्स का कम यूज, टूल्स का तो कोई भी यूज कर लेगा। आज जैसे अब ChatGPT है, अब कोई भी इंसान है, आप कुछ लिखना है तो जाके फटाक से एक लाइन लिखते हो एंड इट गिव्स यू द कंटेंट। तो आपका जो क्रिएटिव लेवल है ना वो कहीं वो मरना शुरू कर देता है, क्योंकि आपको लगता है जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मुझे तो मिल गई। लेकिन अगर आप इस चीज़ के लिए मैनुअल रिसर्च करते, मैनुअल थिंकिंग करते, तो इस प्रोसेस में पता नहीं और कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने से गुजरती जो शायद आपको एक वाव फैक्टर क्रिएट करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, ऑथर बेवकूफ नहीं है। राइट, ऑथर को सब पता है। सो ट्रू। क्योंकि ना ऑथर पहचान लेगा। आप इवन स्टार्टिंग में उनको टाइटल्स दोगे ना, आप ChatGPT को बोलोगे ये कंटेंट है, ये इसका कैटेगरी, इसका टाइटल निकाल दो, आप टाइटल निकाल के दो उनको, वो साफ बता देंगे ये टाइटल आपने ChatGPT से लिया। आप टाइटल खुद लिखो, अपने दिमाग से लिखो, सोचो यार कितना लगता है, 15-20 मिनट लगेंगे कुछ नए टाइटल बनाने में, बनाइए उसको, लिखिए और उनको प्रोवाइड कीजिए, देखिए वो कैसे लाइक करेंगे उसको। फिर वो आपको आइडिया देंगे, आगे से वो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, नहीं ये नहीं, ये इसको थोड़ी शफलिंग कर दो, 2-3 को ऊपर नीचे करके कुछ करो, कुछ बनाओ, कुछ नया, कुछ यूनिक बनाओ जो कहीं अवेलेबल नहीं है मार्केट में, AI पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, वो बनाओ आप। रियल चीज जो है ना, रियल चीज की बहुत वैल्यू होती है मार्केट में, और वो ऑथर को सेंस हो जाता है। आने वाले समय में अगर जेन्युइनली अगर आप देखोगे ना, तो क्योंकि AI तो ऑब्वियसली जिस तरीके से पॉपुलर हो रहा है, आप देखोगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज गायब हो जाएंगी। आप IT सेक्टर्स में देखोगे आपको मंदी देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है, स्टॉक्स डाउन जा रहे हैं। आने वाले समय में और भी क्रैश होगा ये मार्केट। BPO सेक्टर्स खत्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि सब एजेंटिक AI पे दौर आ चुका है, टेली सेल्स वगैरह का सारा काम AI एजेंट्स कर दे रहे हैं आपके लिए, तो पीपल आर शिफ्टिंग देयर। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि फिर दुनिया चलेगी कैसे? दैट्स अ क्वेश्चन, कि अगर ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन देयर? देयर विल बी द डिमांड फॉर रियल पीपल, यस, हु विल बी डूइंग द थिंग्स एज एन ह्यूमन। वो रियलिटी, वो कोर वैल्यूज, वो ओरिजिनलिटी वो डिलीवर कर पाएंगे। वैसे लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी।
आप आने वाले समय में बस, और लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, सर, वो दम होना चाहिए। सर इमोशन और क्रिएटिविटी की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती जाएगी जितना ज़्यादा एआई आगे आएगा। सो ट्रू, सो क्योंकि दुनिया सारी की सारी रोबोटिक होती जाएगी, तो जो उसमें से इमोशनल कनेक्ट करने वाले लोग होंगे और जो रीडर्स के साथ में क्रिएटिविटी से कनेक्ट कर पाएंगे, दिमाग से अपने कर पाएंगे कनेक्ट, उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो ट्रू। अभी जैसे एआई की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि चीज़ें मुश्किल थी, थोड़ी चैलेंजिंग थी, लोगों को बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। एआई के आने से वो सिंप्लीफाइड हुआ, बट एट द सेम टाइम एआई जब बहुत हो जाएगा हर जगह, एवरीवन विल बी यूजिंग एआई, इन दैट कंडीशन पीपल विल बी सर्चिंग फॉर रियल टैलेंट, ओरिजिनल पीपल। बिल्कुल। एंड दैट्स रियली ऑसम कि आप ये बता रहे हो कि अपनी ओरिजिनलिटी जिंदा रखो मेरे भाई। तब आप एक चमकते हुए हीरे बन जाओगे। पैसे ज्यादा चार्ज कर पाओगे ना। आप ऐसे बोल सकते हो सर एआई से कंटेंट चाहिए सर 25,000 रुपये में पूरी बुक लिख दूंगा, अगर आपको ओरिजिनल चाहिए तो सर 5 लाख रुपए खर्चे होंगे। बिल्कुल होगा, और लोग देंगे आपको 5 लाख रुपए, देते हैं, ज़्यादा देते हैं, 10 लाख भी देते हैं। 10 लाख रुपए देंगे लोग, क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए ओरिजिनल सामान, तो आप डिलीवर करोगे। दैट्स ग्रेट, ऑसम टू हैव यू इन द पॉडकास्ट। सच में Thank you बहुत so मजा much. आया, इट वाज रियली ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू। बट हम समझना चाहेंगे कि इस पूरे प्रोसेस में आपका कभी किसी ऐसे ऑथर से सामना हुआ, ऐसे इंसान से सामना हुआ जिनके साथ जब आपकी बातचीत हुई तो आपको एक वाव फीलिंग आई, लगा कि यार क्या कमाल का ये बंदा, यार मजा आ गया, इसकी किताब तो यार पैसा ना भी दे तो लिख दूं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, ऐसे मिलते हैं। तो क्या ऐसा फैक्टर था जो आपको वो किक दिया था? अब देखिए, जैसे कि कोई इंसान है जिसने जो परमवीर चक्र से सम्मानित हुआ है, अगर वो आपके सामने आते हैं और आपको वो अपनी देशभक्ति की वो स्टोरी सुनाते हैं कि कैसे वो मर मिटने को तैयार होकर कई गोलियां खाकर भी बॉर्डर पे खड़े रहे, तो क्या आप उनकी बुक का चार्ज करेंगे? मैं चार्ज नहीं करूँगा। उनकी कहानी सुनने में वो गूज़बम्स आने लगते हैं। एक बार मैं मेजर मोहम्मद अली शाह के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, वो बड़े भाई की तरह हमारे साथ हैं, तो हम लोगों ने सोचा था एक छोटा सा पॉडकास्ट होगा, सुबह से लेकर शाम हो गए, 6 घंटे की पॉडकास्ट हुई थी उनके साथ। और उस पूरी कन्वर्सेशन में जब वो अपनी लाइफ स्टोरी सुना रहे थे, कैसे सामने खड़ा हो, बंदूकें चल रही है, दोस्त उधर मरा पड़ा है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो मतलब इट वाज थ्रिलिंग मोमेंट। मतलब आई वाज लाइक ओह माय गॉड, हम लोग कितने अच्छे से रहते हैं इधर यार, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कभी बारिश हो गई, कभी ट्रैफिक जाम हो गया, उसी में हम परेशान हो जाते हैं। और ये लोग मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल देम, सच में उन लोगों को सुनना काबिल तारीफ होता है, सीरियसली। लेकिन कई बार ऐसे भी लोग तो मिलते हैं ना जिनको सामना करने का भी लगता है कि यार क्यों ही आ गया था यार, इसका पैसा ना लिया होता तो अच्छा होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऐसे आप। कौन से लोग होते हैं? अनुराग जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ लोग जब आपसे बात करेंगे ना, तो अगर किसी को अपने कंटेंट की बिल्कुल क्लैरिटी ही नहीं है कि वो किस दिशा में जाना चाह रहे हैं, तो अब मैं जैसे हूँ, मैं कई सालों से 25 साल से इसको कर रहा हूँ, तो 10,000 लोगों से बात कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो इसी फील्ड के अंदर, सेम फील्ड में ही, राइटिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, प्रिंटिंग के अंदर ही। तो मुझे बात करने के 15 मिनट के अंदर ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये बंदा जो है आगे जाकर इस बुक को लेकर कहाँ जाने वाला है। तो मैं ऐसे बंदे के साथ बात नहीं करूँगा जो कि बहुत खुद ही अंदर से डिमोटिवेटेड है। नंबर 2, उसको क्लैरिटी नहीं है। नंबर 3, हमारे समझाने के बाद भी वो वही करना चाहता है जिसके अंदर उसको ग्रोथ नहीं मिलने वाली। हम इस फील्ड के अंदर इतने टाइम से हैं, आपका आइडिया आया तो हम आपके किसी भी आइडिया को थोड़ी ना लिख देंगे। आपका आइडिया आगे जाकर सक्सेसफुल नहीं होगा तो हम आपको बताएंगे ना कि सर ये चीज़ नहीं होने वाली है सक्सेसफुल। आप उस पर लिखोगे, जैसे कि अगर कोई बंदा आता है वो मुझे बोलता है कि मैं पोम्स के ऊपर किताब रिलीज करना चाहता हूँ, मैं साफ मना कर देता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, बिकेगी नहीं, कोई नहीं पढ़ रहा पोम्स आपकी। आप बोलोगे मैं कुकिंग के ऊपर लिखूंगा, तो कुकिंग में जो ऑलरेडी फेमस बंदा है, जो ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर है, उसकी बिकेगी। या तो पहले बन जाओ, अपने पॉडकास्ट करो, बनाओ अपने आप को अच्छा कुक, फिर लिखो तो चल जाएगी। अब आप बोलो, उसके 2 पॉइंट है, वो कह रहे हैं मुझे आते ही पैसे भी कमाने हैं किताब बेचकर। कैसे कमा लोगे यार आप बताओ? हम झूठ नहीं बोलते किसी को भी। देखो हमारे पास लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको अपनी लेगेसी के लिए लिखना है, अपने बच्चों के लिए वो कंटेंट छोड़ के जाना है। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको जो है अपनी ब्रांडिंग के लिए लिखना है। तो अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं फर्स्ट टाइम ऑथर हूँ और मेरी किताब आते ही हिट हो जाएगी और मैं करोड़ों रुपए उसमें से कमा लूँगा, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बार बार यही बोलूँगा इस स्टेज पे, इस माध्यम से, जहाँ पे हम सच्चाई के बारे में बात करेंगे हमेशा, तो
आप किताब को ना फन की तरह लो, आप स्माइल करो, फेस पे स्माइल रखो और फिर लिखो या लिखाओ, क्योंकि ये एक फन एक्टिविटी है, क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसको अगर आप एकदम से क्रिएटिविटी के को छोड़कर सीधा बिजनेस में जंप मार दोगे ना तो नहीं बनेगा। जब आप क्रिएटिविटी की तरह लिखोगे और उसके अंदर अपना सोल डालोगे तो बिक जाएगी वो, और बढ़िया बिकेगी। ऐसे लोगों को मैंने देखा, कई लोगों को ऐसे बिकते हुए। जैसे कि एक किताब है द दीवा हु डाइड टू लिव, शरद रलान जी की किताब है, एंड ये हमारे पालमपुर के हैं जो ऑडिटर हैं बैंक के अंदर। ये एनएलपी प्रैक्टिशनर भी है। एनएलपी होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी और इसके अंदर इन्होंने एनएलपी का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो डाल दिया। तो इनकी किताब जो है हमने चंडीगढ़ में जाकर, हमारी टीम पूरी गई, वहाँ जाके हमने इनकी बुक लॉन्च करी, एंड वो सुखना लेक के ऊपर एक लिटरेचर फेस्टिवल था वहाँ पे, पूरा वहाँ पे लॉन्च हो गई। वहाँ पे इन्होंने माइक पे बोला भी, इनकी ब्रांडिंग हुई। उस किताब के माध्यम से ये इतने पॉपुलर हो गए कि फिर वर्ल्ड बुक फेयर आया जहाँ हमारा स्टॉल लगा, और हमने इनको वहाँ पे लॉन्च करने के लिए एक और किताब को बुलवाया। वो वहाँ पे खुद अपनी किताब लेने नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि जो पहली किताब छपी थी उसके माध्यम से इनको आगे यूएस के अंदर एक ऑफर मिल गया, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बड़ा सेमिनार, जहाँ पे पब्लिक स्पीकर बने, इन्होंने कंडक्ट किया वहाँ पे। वेरी नाइस। मतलब अ बुक कैन बी अ पाथ फॉर योर ग्रोथ। बहुत सारे एग्जाम्पल So true. It can set an example in the market that you hold the authority, और आपकी उस अथॉरिटी के आधार पे आपको स्पीकिंग असाइनमेंट भी मिलने शुरू हो जाते हैं। स्पीकिंग पॉडकास्ट शुरू हो जाते हैं इसके बेसिस पे, आपकी किताब के बेसिस पे पॉडकास्ट हो रहे हैं आपके। सो ट्रू, सो ट्रू, सो ट्रू। कई सारे ऑथर्स होते हैं रेगुलर पॉडकास्ट कर रहे हैं। मेरे पास भी कई सारे ऑथर्स आ चुके हैं। मैंने भी और करना भी चाहिए ना, बिकॉज साइमल्टेनियसली वाइस वर्सा आपको सब कुछ करना है। आपको अपनी बुक को अगर बेचना तो पॉडकास्ट करोगे तो बुक बिकेगी, बुक करोगे तो पॉडकास्ट आएगा। सो ट्रू। मैं तो देखता हूँ अभी लेटेस्ट में मैंने एक कविता ऐसे ही एक वीडियो बनाई और मैंने सुना दिया, और वो वीडियो डाल दिया इंस्टा पे। 4-5 लोगों के मेरे पास मैसेज आ गए कि सर हम लोग ओपन माइक कर रहे हैं, आई वांट टू हैव यू, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। ऑसम। सी अब यहाँ पे मेरा पहले वाला जो पॉइंट था वो कट गया। हाँ, मैंने बोला कि पोएम्स की बुक नहीं चलेगी, वो तब नहीं चलेगी जब आप उसको एआई से जाके ले लोगे और बोलोगे छाप दो, सो ट्रू, तब नहीं चलेगी। बट हाँ, अपने दिल से लिखी है So true. और फिर आप उसके बारे में माइक पे आके कहीं पब्लिकली बोल रहे हो, वो मतलब तब होगी। कविताओं में एक्चुअली आपकी खुद की फीलिंग्स होती है। कविता सिर्फ कविता नहीं है, वो आपके इनर फीलिंग्स होती हैं। तो आपकी लिखी हुई कविता अगर कोई और पढ़ रहा है ना, तो शायद वो सेम लेवल ऑफ वो फीलिंग वो नहीं निकाल पाएगा। बट सी कविताएं लिख रहे हो आप, तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी सी मेहनत कविता पाठ पे भी कर लीजिए, yes. दुनिया को सुनाने पे भी कर लीजिए, yes. मजा आ जाएगा। इट्स रियली ऑसम इंडस्ट्री एक्चुअली, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आपकी देखो, अगर आप सिर्फ दुनिया को दिखना चाहते हो तब तो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करो, दैट्स फाइन। मतलब आप यूट्यूब वीडियोस बना लो, कुछ पॉडकास्ट में चले जाओ, दैट्स फाइन, अगर आप सिर्फ और सिर्फ दिखना चाहते हो। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हो, एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ चाहते हो, आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम भी चाहते हो, तो आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स पे काम करनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट टू द पीपल आल्सो, जिसमें से एक है बुक राइटिंग, कि ये आपके मरने के बाद भी आपके लिए एक लेगेसी है। अगर बुक में वो बात रह गई, दम रह गया, तो फिर ये किताब जेन्युइनली आपके लिए बहुत बड़ा काम कर जाएगी। yes. मैं तो पर्सनली इस चीज़ को देखा हूँ। कई लोगों को लगता है कि मेरी किताब जब आएगी तो किसी बड़ी पब्लिकेशन से आएगी। मैं उनसे पूछता हूँ कि पिछली किताब तुमने कौन सी पढ़ी थी, तो बोलता है ये पढ़ी थी। मैं पूछता हूँ कि ये कौन सी पब्लिकेशन की थी, तो याद नहीं। 90% लोगों को पब्लिकेशन हाउसेस के बारे में नहीं पता होता कि किस पब्लिकेशन हाउसेस की उसने किताब पढ़ी है। उसे वो इंसान याद रह जाता है जिसकी बात उस किताब में लिखी हुई है, तो वो लंबे समय तक रिटेन करता है, वो पूरे उनकी मेमोरी में। और देखो, पूरी किताब में आप पूरी बात, जरूरी नहीं है कि हर किसी इंसान को वो फ़ायदा पहुंचा ही दे, लेकिन पूरी किताब में कुछ ऐसी बात होती है जो किसी ना किसी इंसान को हिट कर जाती है। मैं किताबें खरीदता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और उसमें 2-4 ऐसी बातें मिल गई मुझे जो मैं अपने टॉक में इस्तेमाल कर पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि उस किताब को पढ़ना मेरा सफल हो गया। तो इस हिसाब से जब आप किताब लिखते हो तो आप और भी कितने लोगों की मदद कर रहे हो। लाइक हम जैसे लोग हैं जो स्पीकर्स हैं, they are going to different places, they learn from there and they are speaking as well, तो everything is interconnected। तो आप लोगों को ऑथर बनाइए, मैं तो चाहूँगा कि उनको साथ ही साथ स्टेज भी दीजिए, बुलाइए उनको। देते ही होंगे आप स्टेज वगैरह, तो देते ही होंगे। देखिए, जो राइटिंग है ना, दैट इज द फाउंडेशन एक्चुअली। राइटिंग फाउंडेशन है,
उसके बाद में सब कुछ स्टार्ट होता है। So true. वो एक नींव है ये सबसे building की। बड़ी चीज है कि जैसे मान लो ना, आप ऐसे इमेजिन करो, मैं बोल रहा हूं कि मैं एक पब्लिक स्पीकर हूं, ठीक है, और मैं इन टॉपिक्स पे बात करता हूं, दैट्स फाइन। लेकिन जैसे मैं बोलता हूं मैंने ये किताब लिखी है, अब उसके बाद खुद ही आप अज्यूम करने लग जाओगे कि इस बंदे के पास नॉलेज है। यस, यू बिकम अ थॉट लीडर। यस, आप इंस्टेंटली साइकोलॉजी चेंज कर दे रहे हो अपनी किताब के साथ। अभी तो मैं देखता हूँ बड़े बड़े, अभी ट्रेंड बदल रहा है, मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग हैं जो पहले क्या होता था कि जब ऑफिसेज में आते थे तो अपनी ब्रांडिंग के लिए वो उनको कुछ बुके देते थे या फिर कुछ पोस्टर्स वगैरह बनवा के देते थे, कुछ हैम्पर्स देते थे। यस, अब मैं देखता हूँ बुक्स मतलब बहुत अच्छा माध्यम बन चुका है कि इफ यू आर गोइंग टू एनीवन्स ऑफिस, वो जब आप निकल हो तो वो आपको अपनी बुक ऑटोग्राफ करके दे देते हैं। वाह, अब वो कितना कमाल है ना कि अब सोचो कि आपको जब बुक मिल रही होती है तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। यस, ठीक है, वो बुके और वो गमला मिल जाता है तो उसमें उतनी फीलिंग नहीं है, लेकिन ये जब बुक मिल रही होती है और सामने वाला अथॉरिटी वाला इंसान है तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है। अब वो ऑटोग्राफ दे रहे हैं तो कई बार मैं देखता हूँ कि जो उनको बुक मिलने वाली है वो उसकी वीडियो बना लेते हैं, बुक लेते हुए वीडियो बना लेते हैं और उसको फिर वो अपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब इससे क्या हो रही है, आपकी ब्रांडिंग भी तो ब्रांडिंग हो रही है। सी, तो बुक इज नॉट लाइक कि हमने सिर्फ किताब लिख दी, बुक इज लाइक कि आपने पूरे जिंदगी को एक स्ट्रक्चर में डाल दिया। यस, आप पूरे जिंदगी की एक नींव वो बिल्ड कर रहे हो। आप किसी स्कूल में जा रहे हो, किसी बड़े ट्रेनिंग एकेडमी में जा रहे हो, या भले ही वो यूपीएससी के प्रिपरेशन वाले लोग हो या आईआईटीएंस हो, कोई भी हो, लेकिन जैसे आप स्टेज पे खड़े होते हो और आप बोलते हो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है अनुराग धांगी और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, जैसे भी आप शुरू करते हो, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी जानकारी अपने बारे में दे दूँ। मैंने अपनी एक किताब लिखी है जो एआई ब्रह्मास्त्र के नाम से इंटरनेट पे अवेलेबल है, अमेजोन पे जाके आप खरीद सकते हो। अब सामने वाला बंदा बैठा हुआ है कि यार एआई के बारे में बात करेगा और उसने एआई ब्रह्मास्त्र के नाम से किताब लिख रखी है, अथॉरिटी बिल्ट। मजेदार, ऑसम, सीरियसली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मेरे को सच में बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। बट यहाँ पे सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये उन लोगों के लिए ही है जो बड़े क्या कहते हैं बिग गन्स है मार्केट में, जिन्होंने खूब पैसे बना लिए, या ये उन लोगों के लिए भी है जो बच्चे भी हैं, बच्चों के लिए भी इस तरीके की चीज़? अरे बहुत सारे अराउंड कई सारे हजारों पब्लिकेशंस जो हमने करी हैं उसमें से 50 से ऊपर जो है बच्चों की पब्लिकेशंस भी करी हैं। ओके। एंड इवन हमारे पास में जो क्लाइंट्स हैं वो बच्चे 12th क्लास के, 10th क्लास के बच्चे कनाडा में, यूएस में बैठे हुए हैं, उनके पास फिक्शन की स्टोरीज हैं, उन्होंने अपनी फिक्शन की स्टोरीज दी एडिटिंग के लिए। उन्हें घोस्ट राइटर्स की क्या आवश्यकता है, वो तो खुद भी कर सकते हैं, दे आर एडिटिंग के लिए। ओके, एडिटिंग, एनहांसमेंट एंड बाकी सारी चीजों के लिए। दैट्स देखो बच्चा जब लिखता है ना तो वो अपने क्रिएटिव फ्लो में अच्छा लिखता है, बढ़िया लिखता है, क्योंकि ना उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर ना जो मैच्योर लोग होते हैं उनकी परतें नहीं चढ़ी हुई हैं। तो वो परतों को जब आप हटाते हो और उसको जब पढ़ते हो स्टोरी को तो कितनी रॉ स्टोरी आपको मिलती है ना, बट उसको एक अच्छे फॉर्मेट में डालने के लिए आपको एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे एडिटिंग सर्विसेज होती हैं, एडिटर देते हैं, एडिटर अच्छे से उसको एनहांस करते हैं और फिर वो रीडेबल बन जाती है। वेरी नाइस। तो अब फाइनली एक बार मुझे ये बता दो कि आप कौन कौन से सर्विसेज देते हो लोगों को, कैसे आप एंड टू एंड सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हो? हम लोग जो हैं सबसे पहले तो राइटिंग का कंटेंट एनहांसमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में कोई भी आइडिया है, आपके पास में कोई भी मैसेज है शेयर करने के लिए, आपको पहले हमसे बात करें, हम आपको साथ बात करने के बाद समझेंगे आपको कि आपको क्या चाहिए, फिर हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि ये चीज़ मार्केट में चलने वाली है कि नहीं है। इसके लिए हम लोग जज नहीं कर रहे हैं आपको, हम सबको गाइड कर रहे हैं। उसके बाद भी आप करना चाहें आप कीजिए, बट हम आपको 3 से 4 अगर आपके आइडियाज़ हैं उसमें से एक के ऊपर हम जीरो इन करवा देंगे कि भाई ये जो चीज़ है ये आपके मार्केट में चल जाएगी, ठीक है। ये सबसे पहले ज़रूरी बात होती है, क्योंकि एक्चुअली में कोई बंदा कुछ भी काम करता है उसकी वर्थ ना हो, उसको मज़ा ना आए, जो पैसा वो खर्च कर रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले वैल्यू जो है वो देनी है। प्लस फिर हम आपके साथ चलते हैं हर चीज़ में, हम आपको राइटिंग से लेकर एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग से लेकर प्रिंटिंग, पब्लिशिंग से लेकर हम आपको अपने साथ साथ में लेकर चलते हैं आगे। आपकी मार्केटिंग, आपकी बुक लॉन्चेस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को बुला के, ऑथर सेलिब्रिटीज़ को बुला के आपके लॉन्च करवाना, स्टेज पे आपके जो है लाइक बुक के बारे में प्रशंसा आपके बारे में करना, ब्रांडिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना। फिर उसके बाद में आपको हम वर्ल्ड बुक फेयर में बुला के आपकी बुक के बारे में हम वहाँ पे शेयर करना, आपके पॉडकास्ट करना, सब कुछ चीज़ें हम वहाँ पे कर रहे हैं। ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट करना किताबों को, क्योंकि आजकल क्या कहते हैं लोग कि यार मेरे जो रीडर्स हैं ना, मेरी जो पूरी फ्रेटर्निटी है उसके अंदर टाइम नहीं है यार बुक पढ़ने का, तो वो कहते हैं सर कुछ ऑडियो बुक में ले आओ। वेरी नाइस। अब जैसे एक बंदा है उसके 10,000 के, कोई स्टॉक मार्केट कोच है उसके 10,000 लोग हैं,
जो उसको सुनना चाहते हैं कि भाई वो स्टॉक मार्केट के ना लोगों के अपने स्टूडेंट के एग्जांपल दे दे के ना जो उसके पास आके सक्सेसफुल हो रहे हैं उससे वो इंस्पायर करता है और बंदों को लेके आता है उससे। तो वो उसकी किताब नहीं पढ़ना चाहते, टाइम नहीं है, मनी मेकिंग बंदे हैं वो, उनको तो ये सुनना है, वो मल्टीटास्किंग है। एक किचन में लेडी काम कर रही है, साथ साथ में स्टॉक मार्केट की स्टोरी भी सुन रही है, फिर उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर रही है आगे। और ऐसे ही एक बंदा जो ड्राइव कर रहा है और अपने ऑफिस जा रहा है, रास्ते में सुनते हुए जा रहा है, तो ऑडियो बुक्स उसके लिए काम कर रही है। तो देखा आपने ये दुनिया कैसे चल रही है। हर कोई कहीं ना कहीं किसी के ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है और हर कोई कहीं ना कहीं किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त वैल्यू एडिशन करने के लिए तैयार बैठा है। ज़रूरत है उस इंसान को ढूंढने की। मिलेंगे कहाँ? द अनुराग दांगी शो पॉडकास्ट में नए नए गेस्ट जिन्हें आप पाएंगे कि वो अपनी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे वैल्यू एडिशन करते हैं जो आपके लाइफ में एक ज़बरदस्त चेंज ला सकता है। लेकिन इस पॉडकास्ट को सम अप करने के लिए मैं समझना चाहूँगा राजेंद्र सोनी सर से, अगर आप ये ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? अगर मैं बुक राइटिंग के इसमें काम में नहीं होता तो मैं एक कोई अपना खुद का जो है ऑफिस खोलता एंड वहाँ पर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करता और कुछ ऐसी क्रिएटिव काम करता, कुछ नए आइडियाज़ लाकर कुछ नए तरह का काम करता जो मैंने आज तक कभी सोचा नहीं है। बट मैं इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं कुछ बता भी नहीं पाता हूँ। बस यही मैं सुनना चाह रहा था और मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे हो आप इनको देखो कि जब मैंने ये पूछा कि जब आप ये नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, हिज माइंड गॉन ब्लैंक, ही वाज नॉट एबल टू थिंक कि अपन को करना क्या है। बिकॉज लाइफ में कई बार आपके लाइफ में कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार मेरे लिए कौन सा ऐसा काम बना हुआ है जो मैं कर सकता हूँ, और जब वो काम आपको मिल जाता है ना तो फिर लगता है कि आपको पूरी ज़िंदगी मिल गई। और राजेंद्र सोनी सर को जब हमने देखा, जब हमने सुना, तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री को इन्होंने सौंप दिया है। आई एम मेड फॉर दिस इंडस्ट्री। 24/7 यू कैन टॉक अबाउट बुक्स विद हिम, यू कैन टॉक अबाउट आइडियाज, a lot of things. मतलब every time he'll be coming up with a new idea. I would say he's a man of idea, right? मतलब you sit with him and you'll get some new ideas. So इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि आपको अपना वो काम आपको पूरी जिंदगी के लिए लग रहा है कि अगर ये नहीं तो यार मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। ये सच में कमाल है। और जब ये हो जाता है तो उस काम में आप अपना 100% देते हो और फिर कमाल करते हो। बाय द वे, सम अप करने के लिए मैं बस आपको इतना समझाना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी एक ऐसा इंसान जो घोस्ट राइटिंग करना चाहता है, जो चाहता है कि इस इंडस्ट्री में आकर के अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुँचाए, भले आपका नाम उसमें ना भी आए, तो फिर घोस्ट राइटिंग इंडस्ट्री आपके लिए। गणेश जी के जैसा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जानते थे कि महाभारत को गणेश जी ने लिखा? मुझे लगता है ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। सबको पता है वेद व्यास जी ने लिखी है, बट वेद व्यास जी ने उसे बोला है, लिखने का काम गणेश जी ने किया था। सेम विल हैपन। अगर आप भी किन्हीं के लिए किताब लिखोगे तो वो किताब जब पॉपुलर होगी ना तो कहीं ना कहीं आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन होगा कि यस, वेल डन, तुमने कुछ बहुत अच्छा काम किया था, भले वो किन्हीं और के नाम से ही मार्केट में क्यों ना जा रही हो। और उन लोगों के लिए बस हमारी एक अपील है, उन लोगों से जो लोग अपनी किताब लिखवाना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास टाइम नहीं है या फिर थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, बट आई डोंट हैव द वे कि कैसे हम लिख सकते हैं, तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हो राजेंद्र सोनी सर से। इनके कनेक्ट करने के लिए इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप इनसे बिल्कुल कनेक्ट कीजिए। सबसे पहला स्टेप इन्होंने क्या बोला कि हम कंसल्टेशन करेंगे। आप आइए, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, राइट? नो, नथिंग। आप आइए, बात तो करो ना। फ्री कंसल्टेशन, जस्ट टॉक, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बात करो, क्योंकि कहते हैं ना बात करने से बात बनती है यार। अब क्या बनेगी वो बाद में देखेंगे, पैसे तो कोई नहीं ले रहा। जस्ट गो एंड टॉक टू हिम। इफ यू हैव सम आइडियाज, इफ यू हैव सम थॉट्स, ब्रेनस्टॉर्म विद हिम एंड लेट्स कम अप विद समथिंग यूनिक। आपको सोचने की जरूरत नहीं है उसके बाद, फिर ये आपको बता रहे होंगे कि आपके लिए वो यूनिक क्या होगा जो आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू ला देगा। बाकी इस पॉडकास्ट में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आता है आप लोगों का प्यार कमेंट बॉक्स में जब मिलता है, सोशल मीडिया पे मिलता है, हमारे रील्स आप शेयर कर रहे हो तो, वीडियो को शेयर कर रहे हो तो, सेम वे में इस वीडियो को भी अपने उन दोस्तों तक, उन साथियों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको शायद
घोस्ट राइटिंग सर्विसेज की ज़रूरत हो, या फिर आप अपनी लाइफ में एक और स्किल जोड़ना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।